लखनऊ पुलिस एक महिला को बचाने की कोशिश कर रही है। भीड़ में से उस महिला को किसी भी तरीके से बचाकर आगे बढ़ने की उनकी जो मशक्कत थी, उसमें मोहल्ले के लोगों ने उस महिला का दुपट्टा सरेआम खींच डाला। फिर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर उन मोहल्ले वालों को धक्का देकर दूर करती है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि यूपी पुलिस के नाक के नीचे किस तरीके से मोहल्ले वालों का जो गुस्सा था वो इतना ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जहां पर एक जो पुलिस वाले हैं वो एक वाइपर के ऊपर चादर डालकर बाहर निकल रहे हैं। ये वही वाइपर है जिसमें के बाद एक मां ने, एक सौतेली मां ने अपने 4 साल के मासूम बेटे को निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। ये जो सौतेली मां है, रोटी बनाने वाले तवे को गर्म कर कर उस 4 साल के मासूम को उस पर बैठा देती थी और जब तक वो चीखता चिल्लाता नहीं था उसका मुंह दबा देती थी ताकि उसकी चीखें मोहल्ले वालों तक ना पहुंचे। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जो मोहल्ले के लोग हैं हर तरीके से इस महिला को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। किस तरीके से जो लोग हैं वो गेट के ऊपर चढ़कर उस महिला को मारना चाहते हैं। जो पुलिस वाले हैं वो हाथ फैलाकर इस महिला को बचाने की हर एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। धक्का मुक्की चल रही है, लोगों को दूर किया जा रहा है कि कोई भी इस महिला के करीब ना पहुंच पाए। लेकिन मोहल्ले वालों का बार बार यह कहना है कि ये औरत नहीं है, ये एक तरीके की शैतान है जो उनके बीच में रहकर किस तरीके से एक मासूम की वो जान ले सकती है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक सौतेली मां ने एक 4 साल की मासूम को इसलिए मार दिया क्योंकि वो किसी और औरत का बेटा था, उसके पति की पहली बीवी का बेटा था। और जो नफरत थी वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हत्या तक ये बात आगे तक निकल कर जाती है। बताएंगे उस बाथरूम में भी आपको दिखाएंगे जिस बाथरूम में दावा यह किया जा रहा है कि इस महिला ने उस बाथरूम में टोटी पर उस बच्चे का जो मुंह था दे मारा, जहां पे उसकी सर से खून निकलने लगता है, उसके गले को घोट डाला और इतनी ज्यादा मार पिटाई होती थी कि बच्चा हमेशा सहमा हुआ रहता था। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बहुत सारी फुटेज है, बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी है जो आज हम आपके साथ इस डिकोडिंग क्राइम में साझा करेंगे। मौजूद है यहाँ पर और लोग हम लोग चाहते हैं कि धारा में जाए कलंक पाप होने पे। 4.5 साल के मासूम अर्नब की जान लेने वाली सौतेली माँ को पुलिस लेकर आई तो मोहल्ले वाले भड़के हुए हैं, नाराज हैं। उस पिता और माँ को पीटने के लिए मोहल्ले वाले इकट्ठा हैं, नाराज हैं। एक मासूम बच्चे के बिल्कुल को फांसी मिलनी चाहिए, यही मानना चाहिए। को कोई नहीं है, उसको बहुत सारी धाराएं लगनी चाहिए। हम लोग बहुत नाराज हैं। यहाँ पे एक बच्चा मरा है, छोटा बच्चा। नगर का कोई मोहल्ले में कोई भी बच्चा निकलने से डर रहा है। तो ये जो आपने अभी तस्वीरें देखी, इसमें आपको दिखा होगा कि दरवाजे पर किस तरह से जो लोग हैं वो पुलिस वालों को धक्का दे रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो रागिनी है उसको मारना है, इसके अलावा भीष्म को भी मारना है। अब ये दोनों कैरेक्टर हैं तो है कौन? तो दरअसल पुलिस के घेरे में खड़ी हुई जो महिला आपको दिखाई दी जिसके मुंह पर स्कार्फ बंधा हुआ, दुपट्टा बंधा है, ये रागिनी है। और पीछे जो एक लड़का दिखाई दे रहा है, जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये है भीष्म। दोनों पति पत्नी हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने 4 साल के बेटे यानी कि अर्नब को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और ना सिर्फ अचानक बल्कि 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, 6 महीने से लगातार
लगातार वो उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे थे और ये सोच रहे थे कब जाकर इस बच्चे से पीछा छूटेगा। सोचिए, रागिनी तो सौतेली माँ है, लेकिन जो भीष्म है वो सगे पिता हैं उस बच्चे के, और उन्होंने भी अपने बच्चे पर तरस नहीं खाया, उन्होंने भी अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ से पुलिस वाले इनको निकाल कर लोगों की भीड़ से, क्योंकि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, वो चाहे तो रागिनी का मुंह नोच लें, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भीष्म को मार दिया जाए, क्योंकि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकते हैं। अब पुलिस वाले जब इन्हें यहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले इस घर के अंदर आखिर होता क्या है। ये जो आपको मैं घर दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है एडवोकेट भीष्म खरबंदा और नीचे रागिनी का नाम लिखा है छोटी सी प्लेट पर। बाहर एक जो आप पूरा प्लेट देख रहे हैं बड़ी वाली, उसमें तो एडवोकेट और भीष्म खरबंदा लिखा है, लेकिन घर की जो प्लेट है नेम प्लेट, उसमें रागिनी और भीष्म का नाम लिखा है। अब इस घर के अंदर जब पुलिस की टीम पहुंचती है, जब पुलिस वालों को पता लगता है, तो देखिए किस तरह से जो गली बनी हुई है, यहाँ से रागिनी जो है वो पुलिस वालों को लेकर जा रही है जहाँ पर बताया गया कि बच्चे की मौत हुई, जिस बाथरूम में बताया गया कि बच्चा यहीं पर उसकी मौत हो गई, तो रागिनी लेकर जा रही है। लेकिन आप सोचिए, अभी आपको ये जो कमरा दिखाई दे रहा है, इस पर एक महिला बैठी नजर आ रही है। महिला कोई और नहीं बल्कि भीष्म की माँ यानी कि अर्नव की दादी हैं। और सोचिए, ये जो बुजुर्ग महिला हैं, जो दादी हैं, वो रो रो कर उनका बुरा हाल है, वो अपनी आंखों के सामने ये देख रही हैं कि उनकी बहू, उनका पोता इस दुनिया में है नहीं, उनके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। और बहू क्राइम सीन दिखा रही है, बहू जा रही है बाथरूम के अंदर, वो बता रही है कहाँ पर क्या चीज़ें हुई। हालांकि इसमें दो पक्ष है, दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस घर के अंदर हुआ क्या, कितने महीने से चीज़ें हो रही थी, उसकी पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले आप वो समझिए। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन दरअसल बात है साल 2020 की। होता ऐसा है कि सहज नगर अंबिकापुरम में पड़ता है, वहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट पर जो ये शख्स हैं जिनका नाम भीष्म खरबंदा है, मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की को देखते हैं, नाम स्वाति होता है, उनके परिवार से मिलते हैं, यानी दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, और 2020 नवंबर के महीने में शादी कर दी जाती है। अब शादी होने के बाद 2021 में 16 अक्टूबर को जो स्वाति हैं वो एक बेटे को जन्म देती हैं, नाम रखा जाता है अर्नव। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद अचानक से स्वाति की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है, और तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि करीब 6 महीने बाद, यानी कि आप यूँ समझिए 2022 में अप्रैल के महीने में उनकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद जो परिवार वाले, क्योंकि जो बेटा था वो बड़ा हो रहा था, करीब करीब आप यूँ समझिए एक दुधमुआ बच्चा था वो उस वक्त, तो ऐसे में जो मौसी थी, जो नानी थी, वो उस बच्चे को अपने घर ले जाती हैं। और वहाँ पर उस वक्त आरोप लगाया गया था भीष्म खरबंदा पे। जो परिवार वाले थे, जो नानी थी, जो साली थी, उन्होंने ये तक कहा था कि आपने दीदी का इलाज नहीं कराया, अगर आप सही वक्त पर इलाज कराते तो वो ठीक हो जाती, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने उन्हें मरता छोड़ दिया। और ये सब कहकर वो बच्चे को लेकर चली गई, वहाँ पर अर्नव को ये लोग पाल पोस रहे थे। अब इधर होता ये है कि जो भीष्म खरबंदा है वो अपने घर पर रह रहा था, और उसने लोगों को ये बताया कि उनकी आंतों में इन्फेक्शन था, इसलिए स्वाति की डेथ हो गई। लेकिन जो भीष्म खरबंदा है उसे बार बार लगता कि मेरा बच्चा है, उसे वो लोग लेकर चले गए हैं, कैसे रख रहे होंगे, क्या रख रहे होंगे, तो वो सोचता है कि क्यों ना जो साली है मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और इसीलिए भीष्म जो है प्रस्ताव रखता है परिवार वालों के सामने कि मैं स्वाति की छोटी बहन से शादी कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा। परिवार वाले मानते हैं, लेकिन जब ये रिश्ता ससुराल ले जाया जाता है, जब माँ से पूछा जाता है, स्वाति की माँ से, उसकी बहन से जिससे शादी करनी थी, तो जो लड़की है, जो स्वाति की बहन है यानी कि जो साली है, वो साफ तौर पे इनकार कर देती है। वो बोल देती है कि मैं अपनी जीजा से शादी नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने दीदी को इतना प्यार दिया और दीदी को इतनी केयर के साथ रखा, आखिरी वक्त में भी ये दीदी के साथ नहीं थे और वो इसीलिए मर गई। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद शादी नहीं होती है। अब भीष्म जो है वो अपने कामकाज में लग जाता है। ऐसे में इसकी मुलाकात होती है रागिनी नाम की एक महिला से, दोनों की दोस्ती होती है। रागिनी जो है उसकी पहले से एक बेटी थी। अब इसके बाद दोनों शादी करने का मन बनाते हैं क्योंकि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बातचीत अच्छी हो जाती है और फिर साल 2023 में ये शादी कर लेता है दूसरी, यानी कि भीष्म जो है वो रागिनी से शादी कर लेता है। और ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी अपार्टमेंट के इसी कमरे में ये रहा करता था। अब शादी के 1 साल बाद, यानी कि जब ये रागिनी से शादी करता है 2023 में, तो उनको एक और बेटा पैदा हो जाता है और ये बेटा रागिनी और भीष्म का बेटा था और बेटी उसकी पहले से हो रखी थी। अब इनके घर में 3 बच्चे थे। वो कैसे होते देखिए। होता ये है कि जो अर्नव है, जब वो अपनी ननिहाल में रह रहा था, वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से लाड प्यार दिया गया, बहुत सही से रह रहा था। लेकिन अब ऐसे में भीष्म को लगता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को वापस ले लूँ, और अचानक वो बच्चे की कस्टडी के लिए जो कोर्ट है वहाँ पर अपील कर देता है। बाकायदा मुकदमा चलता है, हर एक चीज़ होती है और इसके बाद जो कोर्ट है वो फैसला सुनाती है कि बच्चे की माँ तो रही नहीं, अब पिता ही उससे प्यार दे सकते हैं, तो इसलिए बच्चे को पिता के हवाले
कर दिया जाए। अब वो कस्टडी का मुकदमा जीतने के बाद जो परिवार वाले हैं वो बकायदा कोर्ट में बच्चे के हर एक चीज़ को दिखा कर कि हमने इसको नाजों से पाला है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसके पिता के हवाले करते हैं। अब होता ये है, यहाँ पर कहानी ऐसे बिगड़ती है कि जब रागिनी घर में रहती है, एक बच्चा भी और आ जाता है जो किसी और पहली वाइफ का है, तो ऐसे में रागिनी उस पर ध्यान नहीं देती। जो ननिहाल पक्ष है, जो अर्नब की नानी है, जो उसकी मौसी, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि लगातार 6 महीने पहले हमें इस चीज़ की भनक लगी कि अर्नब को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, वो मेंटली परेशान हो रहा है। जब हम उससे कहते कि हमें हमारे बच्चे से बात कराओ, अर्नब से बात कराओ, तो कभी भी हमारी बात नहीं कराई जाती। कई बार जो नानी है वो अर्नब से मिलने के लिए घर भी आई, लेकिन जो पिता है, जो भीष्म है, जो रागिनी है, वो मिलने नहीं देते, दूर से शक्ल दिखा देते और फिर कई बार बहाना करते कि वो लोग बाहर हैं, इस वक्त हम बाहर गए हैं, आप बाद में आइएगा। वीडियो कॉल तक पर भी बात नहीं कराई जाती, और तो और उसे मारा जाता था, उसे करंट दिया जाता था, इस हद तक करंट दिया जाता था कि बच्चे के शरीर पर निशान है। यहाँ तक कि शुरुआत में जैसा दीपक ने बताया कि तवा को गर्म करते थे और उसके बाद उसे बिठा देते थे ताकि उसको दर्द हो, उसको पीड़ा हो। ये दोनों के दोनों, मतलब जो पिता है और जो सौतेली माँ है, दोनों के दोनों कोशिश कर रहे थे उस बच्चे को लगातार टॉर्चर देने की। झाड़ू, तराजू, या यूँ समझिए घर में जो भी ऐसा सामान है जिससे उसे मारा जा सकता था, उससे उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, बेल्ट यूज़ की जाती थी और बेरहमी से उसका टॉर्चर किया जाता था। ये बातें इस कदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अचानक गुरुवार को एक कॉल पहुंचता है नानी पक्ष, नानी जी को और साली को, और कहा जाता है कि जो अर्नब है वो बाथरूम में गिर गया है, बहुत बीमार था, उसको दस्त हो रहे थे, वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार था, बाथरूम में गिर गया, चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अब जब जो मौसी है, जो मामा है, जो नानी है, वो ये सब सुनते हैं तो भागे भागे पहुंचते हैं घर पर, अर्नब को देखते हैं। वहाँ पर तैयारी चल रही थी अर्नब के अंतिम संस्कार की, लेकिन ऐसे में जो मौसी हैं वो जब नज़र दौड़ाती है बच्चे के शरीर पर तो वो देखती है कई सारे चोट के निशान हैं। उसके गले पर मार्क है, उसके थोड़ी के पास चिन्ह होता है, यहाँ पर मार्क है, पैरों पर कट के निशान है। ऐसा कट था कि सोचिए जो मांस है अंदर का वो दिख रहा था, सर पर उसके स्वेलिंग नजर आती है। और जब ये सारी चीज़ें वो देखती है तो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं, पुलिस पहुँचती है और फिर ये जो आपने माजरा देखा, ये जो पूरा आपने देखा किस तरह से लोग गुस्से में आ जाते हैं, पुलिस वाले कैसे बचाकर निकालते हैं और पुलिस क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अब पोस्टमार्टम भी जब कराया जाता है बच्चे का तो सोचिए पता लगता है उसके शरीर पर 19 जगह चोट के निशान हैं, हड्डियां तक टूटी हुई हैं। सोचिए एक बच्चा अगर एक बार गिरा है कहीं पर तो उसकी 1-2 हड्डी टूटी होंगी, पूरे शरीर की हड्डी टूटी हुई थी। यहाँ तक कि उसके सिर पर घाव था और बाद में ये चीज़ भी आई कि शायद वो सफोकेट किया गया, उसका गला दबाया गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ये सारी चीज़ें सवाल पैदा कर रही हैं इन दोनों माँ बाप पे, सौतेली माँ रागिनी पर और पिता भीष्म पर, कि किस तरह से उन्होंने अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो आप बाथरूम देख रहे हैं ना, इसी बाथरूम के अंदर स्वांग रचा गया, इसी बाथरूम को कहा जा रहा है कि यहीं पर मौत हुई बच्चे की और पूरी एक कहानी गढ़ ली गई और जिस पर सबने यकीन भी कर लिया। जो मौसी है जब उसने निशान देखे तब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई कि चीज़ें तो कुछ गलत चल रही हैं, बच्चे को लगातार परेशान किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसे में जो रागिनी की बहन है, जो सास है उनकी यानी कि भीष्म की जो माँ है, वो अलग ही कहानी बता रही है। वो साफ तौर पर ये कह रही है कि देखिए ये जो बच्चा था बहुत कमज़ोर था, इसके शरीर में जान नहीं थी, चलते चलते गिर जाता था, उसे चोट लग जाती थी, बहुत सारे निशान थे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उसे दस्त हो रहे थे, वॉमिट हो रहे थे और टूटी जो है वो उसके सिर पे लग गई थी, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आप वो भी सुनिए कि वो लोग क्या कहानी गढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कहानी किस तरह से बनाई जा रही है। अगर बच्चा इतना ही कमज़ोर था, इतना ही वो लाचार हो गया था, चलते चलते गिर पड़ता था, तो आपने समय रहते उसका इलाज क्यों नहीं कराया, आप उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? क्योंकि दादी भी जिस तरह से बिस्तर पर बैठ के जब रिपोर्टर उनसे पूछता है तो बोलती है कि बच्चा पहले से ऐसा था, वो कमज़ोर हो चुका था, जब भी हम देखते थे सीढ़ी से गिर जाता था, वो गिरता था, बेड से गिर जाता था, तो अगर इतना ही ज़्यादा उसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई थी तो उसको पहले ही इलाज क्यों नहीं कराया गया? आप सुनिए, जो रागिनी की बहन है, जो मौसी है, वो क्या पूरी कहानी बता रही है, वो कपड़े दिखाकर सबूत दिखा रही हैं। इसके अलावा जो दादी हैं उन्होंने अपनी बहू को लेकर क्या क्या चीज़ें कही। गिरता रहता था ना, तो एक बार तो घर पे भी गया था तो गिर जाता है। वो पीछे गेट भी अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले लगाया, तब बताया था कि सीढ़ियों से गिर गया था, उस पे भी चोट लगी थी उसके। अच्छा, ये बच्चा मर गया तो कहा जा रहा है कि जो रागिनी है उन्होंने पीट पीट के मार दिया, क्या है? दूसरी माँ है ना, इसीलिए लोगों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए, वरना ऐसे कोई बात नहीं है। ये भी उनका बच्चा है, ये बेटी भी उनकी है अपने। अच्छा, ये मतलब उन्हीं की, मतलब रागिनी का बच्चा है? हाँ जी, हाँ। कितने बच्चे, कब शादी हुई थी, यहाँ पे आई थी? यहाँ पे उनकी शादी को 3 साल होने वाले थे नवंबर में, अक्टूबर में। ये पिछला यही कमरा है, पीछे का हिस्से पीछे का भी है, पीछे बाथरूम और किचन भी है। ये उन्हीं के हिस्से में था, ये भी था बेडरूम था। अच्छा,
तो आप लोग को मतलब ये अर्नब को, जैसे आप तो मौसी भी रही रिश्ते में, तो खेलने में क्या शैतान था, क्या कैसे? अच्छा था वो, मेरे साथ भी खेलता था, हम आते थे हमारे साथ भी अच्छे से खेलता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपकी बहन के ऊपर आरोप है, तो क्या सौतेली माँ होने की वजह से ऐसा आरोप लग गया? सौतेली वजह यही वजह है कि वो दूसरी माँ है, इसलिए लोगों को मौके मिल रहे हैं। अगर कल को उनका खुद का बच्चा मर जाता तो कोई कुछ नहीं कह पाता, तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ मारा है, कोई सब यही विश्वास करते कि हाँ सच में गिरने से चोट लगी है या पहले की पुरानी चोट है, सब यही कहते हैं। लेकिन वही है कि अभी सौतेली है तो इल्जाम लगाने के फायदे मिल रहे हैं, और मेन चीज ये है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, इस चीज का भी उनको दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन किया। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो लिखा है कि सिर में हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कोई भारी। तो बच्चा गिरा था ना, तो जो बाथरूम में टोटी है ना उस पे उसका सर लगा है, फिर वो गिरा है। अच्छा, बाथरूम में चोट लगी? बाथरूम में चोट लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, वोमिट पड़ी हुई है। ये मौसी हैं उस बच्चे की, यानी कि रागिनी खरबंदा, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने सौतेले बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो ये दिखा भी रही हैं। इनका दावा है, जो मौसी है उनका दावा है कि बच्चा यहाँ पर चोट लगी है, ये बाथरूम है। वोमिट मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ, बच्चे के कपड़े पॉटी के और वो सब। अच्छा, तो यहाँ पे खेलते समय लग गया? ठीक है, यही पे बात कर लेते। नहीं मैं अब दिखा देती हूँ, कपड़े दिखा। ये सब कपड़े, ये बेडशीट है। हाँ हाँ, आप नीचे आ जाए। हाँ हाँ, तो क्या हुआ ये, मतलब ये चोट लग गई थी? नहीं चोट नहीं लगी है, बच्चा नॉर्मली क्या करता था कि बच्चे को उन्होंने हैबिट नहीं बनाई कि बच्चा पॉटी करेगा तो बताएगा, वो पॉटी कर लेता था, उसके बाद बोलता था कि मम्मा पॉटी कर ले। अच्छा, हाँ सोता था या ऐसे नॉर्मल, मतलब ये सब चीजें थी। हाँ तो देखिए ये उसने पॉटी की है, पॉटी करने के बाद एक बार वो लाए हैं, साफ की है, फिर उसके बाद वो केला वेला कुछ खिलाया, उन्होंने खाने की चीज दी है कि पॉटी की है तो खाना दिया है, उसके बाद वोमिट भी की है। और ये उनके कपड़े हैं, उन्होंने अपनी गोदी में बच्चे को लिया है, तो ये देखिए उनके भी कपड़े सन्ने हैं। बच्चे को उठा के वो लाए हैं, सफाई की है, बच्चे की सफाई करने के बाद बच्चे को नहलाया है। अच्छा, ये बाथरूम में ये जो खून पड़ा हुआ है वही चोट का? खून नहीं है, ये वोमिट है। अच्छा, वोमिट किया हुआ बच्चे का वोमिट है। टॉवल लेने गए हैं, बच्चा गिर गया फिसल के, जब वो आवाज आई तो वो भाग के आया, बच्चे का चोट लगा है, बच्चा तो बच्चे को यहाँ पे बाथरूम में चोट कैसे लग गई है, कैसे लग गया? वो इस टॉटी में लगा। अच्छा, ये अंदर टैप है और इसमें ये टैप में चोट लगने की वजह से घर वालों का, इनकी जो मौसी है उनका, हाँ, ये कपड़े खुद के कपड़े नहीं सने होते, बस वही है कि वो सौतेली हैं। अब जिसको जो कहना है कर सकते हैं, हम भी तब से शांति बैठे हैं, वो जो कर रहे हैं, हम अपने टाइम पे आएंगे, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, 2 दिन से रोज आ रहा है, ना दूध पी रहा है, फीवर हो रहा है उसको। सौतेली माँ होने की वजह से भरोसा नहीं कर पा रहे लोग, बिल्कुल। कि उनकी दादी भी बैठी हैं बाहर, वो भी यही रहती है, आप उनसे पूछ लो। बच्चा इतना कमजोर था शरीर से, भागता भी था ना, गिर जाता था, गिरते ही उसके चोट लग जाती, गिरते निशान लग जाता। रही बात उसके पैरों की, तो उन्होंने बताया था कि हम पार्क गए थे, बेटी के भी हाथ में कट गया था, उसके पैरों में कट गया था, पतंग का मांझा उलझ गया था पैरों में आके। आपकी छोटी बहू ध्यान नहीं रखती है, दूसरी सौतेली जो बहू आई है? हम तो नहीं मानते सौतेली, हम देखा तो खूब करती है, वो भी खूब करती रही, और गिरा बहुत है मेरे सामने, ये लगा जब मैं मेरे सामने जगह लगा, इधर लगा, मैं मेरे बच्चों को भी लगा, बहुत चोटें खाई था बहुत, और लैट्रिन के पास गिर गया, गिरता बहुत, ये हड्डी कबड्डी है साहब। हाँ दुबला बिल्कुल हड्डी कबड्डी साहब, इसमें जान भी, खून भी नहीं चढ़ता था, ऐसा लग रहा है। जब मैया के चढ़ता था ना, इसके चढ़ता था, मैया ही पतली थी बिल्कुल, दुबली, मतलब खून भी नहीं निकलता? हाँ नहीं, माँ के सूच लगा, सूई नहीं लगती थी, माँ भी पतली थी। तो आपकी बहू के ऊपर जैसे आरोप है कि उसने मार दिया, लगता है आप? नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं मारा मेरा लड़का, बहुत सीधा नहीं मार सकता, दोनों नहीं, बहू भी नहीं मार सकती, नहीं कोई अपनी औलाद हो चाहे दुश्मन की हो, तो कोई नहीं मारेगा किसी को। आप यहाँ थी, घटना जब कल हुई परसों, तो कहाँ थी? हम नहीं थे, कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं हुआ, अरे दो दफा गिरा, लगा के लेके, पता नहीं क्या हुआ, यही गिर गया था, चलते गिर जाता वो,
तो सुना आपने, जो दादी हैं इन्होंने एक तरीके से अपने बेटे और अपनी बहू का साथ दिया, जो बहन है उन्होंने भी एक तरीके से अपनी बहन का साथ दिया, और ये साफ तौर पर बताने की ऑन कैमरा कोशिश की गई कि जो बच्चा है वही कमजोर था और अपनी ही गलतियों का वो शिकार हो गया। वो तो हमारे जो बहन है, जो हमारे भैया हैं, जीजा हैं, वो सब तो भोले भाले लोग हैं, उनसे कहाँ कुछ होता है, वो सारी चीजें कहीं थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस देश में पोस्टमार्टम जैसी चीज नहीं होती तो इन जैसे कातिल, सौतेली मां और जो सगा जो बाप है वो बचकर बाहर आ जाते। क्योंकि जब पोस्टमार्टम, जब रिपोर्ट में जब कहा गया कि हड्डी टूटी है और जब सवाल जवाब शुरू हुआ तो ये आनाकानी करने लगे। जो भीष्म को लगा वो तो वकील है, वो तो हेरा फेरी करने में माहिर है, कहां कहां वो तो कुछ भी बोल देगा, पुलिस उसके सामने नतमस्तक रहेगी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो अपनी दूसरी बीवी के प्यार में इस तरीके से गुलाम बन बैठा कि उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने का बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान तैयार कर लिया था। उस प्लान का मकसद यही था कि अगर कभी भी पहली बीवी के घर से कोई भी उस बच्चे से मिलने आएगा वो उससे मिलने नहीं देगा। और यहां तक कि जब भी वो लोग फोन कॉल पर बातचीत करते थे, पीछे वाला कैमरा ऑन कर कर म्यूट कर दिया जाता था, ताकि बच्चा अगर वहां से कुछ भी बोले तो पहली बीवी के जो वो घर वाले हैं उन तक कोई भी बात ना पहुंचे। वो बच्चा बार बार अपनी मौसी को, अपनी नानी को बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन मजाल क्यों छोटा बच्चा जो 4 साल का जो मासूम है वो बताए कि जो पापा है मुझे मारते हैं, जो मेरी दूसरी मम्मी है, जो सौतेली माँ है, वो मुझे गर्म तवे पर बैठा देती है, झाड़ू से मारती है, मेरा मुंह बंद कर देती है, मेरा गला घोट देती है। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि माँ का प्यार असल में होता कैसा है। उसे लगा कि जो दूसरी महिला है ये भी एक माँ है और इसका प्यार भी उसे मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर सौतेली माँ को लगा कि उसका एक बेटा भी हो चुका है, उसकी एक बेटी भी हो गई है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में पैसा और प्यार जो उसके पति का है वो बढ़ जाएगा, और पहली बीवी की जो बेटा है उसे उस सारा प्यार ना मिल जाए, और इसलिए उसे बार बार यातनाएं दी जाती थी। हम अपने मुंह से बहुत सारी बातें क्या बताएं, खुद जो पहली बीवी के जो एक तरीके से भाई हैं, जो मामा है, सगे मामा हैं, उन्होंने ऑन कैमरा जो चीजें बताई, मैं दावा करता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंख से आंसू आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि इस तरीके के इंसान भी समाज में आपके आस पड़ोस कैसे उठ बैठ लेते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है, इतनी घृणा कैसे कोई कर सकता है। क्या ये बच्चे को टॉर्चर कर रहे थे? आप लोगों को जानकारी कब हुई? कभी चोट के नहीं भैया, जब से मेरे पास था तो मैंने तो उसको राजा की तरह पाला था। उसके शरीर पे एक खरोच का निशान नहीं था, और जब ये कोर्ट से ऑर्डर हुआ, मैंने कोर्ट में हैंड ओवर दिया था, उस समय भी बच्चे के शरीर पे एक खरोच का निशान नहीं था। उस कंडीशन में मैंने इनको हैंड ओवर दिया था, कोर्ट से मैंने हैंड ओवर दिया था, वो भी हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट। और उसके बाद यही है कि मुझे बीच बीच में मदर आने लगी मिलने। एक तो मिलने नहीं दिया जाता उनसे, कायदे से बात नहीं करने दिया जाता, फोन पे बात करते थे तो फोन पे बात नहीं कराता, खाली फोटो दिखाता था। फोटो में भी बच्चा इतना डरा सहमा बैठा रहता था कि वो नजरें नीचे किए रहता था, ऊपर उठा नहीं पाता था। और फिर यही बोला जाता था कि बच्चा आपसे बात नहीं करना चाहता है। मम्मी जब घर आती थी मिलने, बच्चे की नानी, तो उससे मिलने नहीं दिया जाता था, घंटों घंटों इंतजार किया जाता था। आप मिलने आती थी तो क्या बताता था? कब मिलने दिया जाता? वो कुछ बोलते, जब से मेरे पास से गया उसकी समझो आवाजें चली, कुछ भी नहीं, बोलने नहीं दिया। इन लोग पाल रहे थे, फिर ये कैसे ले आया? वो कोर्ट के द्वारा ले आया भैया, हम पे केस कर दिया, हमको पता ही नहीं था। कोर्ट से ले आया? हाँ, कोर्ट से लिया इसने। आप लोगों ने चोट का निशान देखा होगा, कहाँ कहाँ चोट का निशान है? जब पहली बार हम लोग मिलने गए थे तो पहली बार हमने उसके पैर पे निशान देखा था, जिसको उन्होंने मोजे से ढक रखा था। वो एक बाइक के साइलेंसर के जले का निशान था, पैर पे बड़ा सा। जब हम लोग ने 1-2 बार आने पर उसकी चोटें देखने लगे तो उन्होंने तीसरी चौथी बार से ये किया कि बच्चे को हमारी गोद में ही देना बंद कर दिया। आते थे, आधे 1 घंटे बाद लेकर आते थे, बच्चे को अपने ही गोद में चेहरा तक नहीं दिखता था, ऐसे रखते थे ताकि हम उसके शरीर की एक भी चोट ना देख पाए। धक्के रखते थे पूरा जैसे ऐसे सीने से चिपका के रखना कि उसकी शक्ल ना दिखे, इस हिसाब से रखा जाता था कि उसकी चेहरा मुझे ना दिखे। और बाकी चोट भी छिपाई जाती थी? कैसे? पूरी टी-शर्ट, फुल टी-शर्ट पहनाए जैसे, जिससे हाथों में जो उसके शरीर पे जो नीला पड़ा हुआ है, हाथों पे निशान है, पैरों में कट के निशान है, पैरों में कट निशान छुपाने के लिए वो मोजा पहनाए रहते थे, शरीर के माथे के निशान छुपाने के लिए वो मंकी कैप पहनाए रहते थे, और बताने पे यही बताते थे कि उसको जुकाम है, फीवर है,
इस वजह से हम कैप नहीं। आप लोगों ने लास्ट टाइम बॉडी देखी होगी तो कहाँ कहाँ चोट है उसके? माथे पे इस जगह उसके चोट है, इतना बड़ा गड्ढा है उसके साइड में, पूरा नीला पड़ा है, कट का निशान है। बैक साइड पे पूरा हेड उसका स्वेलिंग है, जैसे किसी दीवार से उसका सर लड़ा दिया गया हो। यहाँ पूरा छिला हुआ है, इस जगह पे उसके पूरा नीला पड़ा हुआ है। बैक पे है एक बट पूरा नीला पड़ा है, जैसे डंडे ही डंडे मारे गए हो। तवे पे रख के उसको बैठा दिया गया हो, गरम तवे पे। दोनों पैरों में नीचे की तरफ इतना बड़ा कट का निशान है, वो भी आधा आधा इंच गहरा। अंदर की खाल दिख रही है, इतना गहरा घाव था कि अंदर की खाल दिख रही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो खाली इनके ऊपर 302 धारा लगी हैं, इनके ऊपर प्रताड़ना, जो बच्चे 4 साल के बच्चे को प्रताड़ित किया उसके लिए भी इनके ऊपर अलग से धारा लगाई जाए, और हमारा जो भी पूरा कोर्ट का केस है वो हमारे कानपुर से किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे इन्होंने पहले कस्टडी केस में अपना सोर्स लगा के बच्चे को अपनी तरफ कर लिया था, आगे भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपना बार एसोसिएशन का सोर्स लगा। ये पेशे से ही बताते हैं, वकील हैं तो ये वकील उसकी हमको धमकी देते हैं कि आप मुझसे कुछ भी करोगे, मैं आपको वकालत दिखाऊंगा, अपनी जो भी है मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से ये जो सौतेली माँ है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ा उस मासूम को मौत के घाट उतारने के लिए। और एक जो प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, उसे ये लग रहा था कि मैं टॉर्चर करूंगी, वो यातनाएं झेलेगा, उसका दिमाग का विकास नहीं होगा, उसे लंगड़ा कर दूंगी ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो आगे बढ़ जाओ, ये जो बच्चा है हमेशा हमेशा के लिए पीछे रहे। और इस तरीके की जो प्लानिंग और प्लॉटिंग थी, इसमें पति भी साथ दे रहा था। अगर उसे अपने बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना था तो मायके में ही छोड़ देता, क्यों उसे कोर्ट केस लड़कर जोर जबरदस्ती के साथ अपने घर लेकर आया, उसी घर में उसकी मौत हो गई। इससे अच्छा तो अपने पहली बीवी के घर पर ही रहता, अपनी नानी के पास रहता, वहीं पर उसका सब कुछ देखरेख होता। लेकिन नहीं, बच्चे को मारना था। एक बाप को लगा कि मेरा जो बच्चा किसी और के घर पे कैसे रह सकता है, लेकिन उसे शायद नहीं पता था कि जो दूसरी बीवी आई है वो एक शैतान का रूप लेके आई है, क्योंकि उसकी जो प्यास थी उस 4 साल के मासूम के खून को देखकर ही उसकी प्यास बुझ सकती थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे कड़ी में उस परिवार पर एक, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो जो सौतीली माँ हो, चाहे बाप हो, हर कोई जिम्मेदार है उस बच्चे की मौत के लिए। क्योंकि हर किसी ने अपना मुंह फेर लिया। उस 4 साल के मासूम को जब टॉर्चर किया जा रहा था, अगर किसी एक ने भी आवाज उठाई होती तो शायद ये जो 4 साल का जो मासूम है आज हमारे बीच में होता। और ये जो सारी जो हम न्यूज बता रहे हैं आपको, शायद ये खबर आप तक पहुंचती भी नहीं। लेकिन सिर्फ घृणा, जलन और मेरे पति का प्यार का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए एक बच्चे को मार देना, हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम में आप तक ये खबर पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके समाज में आसपास जो चीजें हो रही हैं, अगर आप भी कुछ इसी तरीके से मुंह फेर लेंगे तो एक बहुत बड़े केस को या बहुत बड़े क्राइम को आप होने देंगे। और इसलिए हमारी तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास भी अगर छोटी भी कोई क्राइम हो रहा है जो आपको लग रहा है गलत है, तो उसके लिए आवाज उठाइए। क्योंकि इस तरीके के केस रोंगटे तो जरूर खड़े करते हैं सुनने में, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को बहुत पहले से भनक थी कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। तब किसी ने आवाज नहीं उठाया, लेकिन अब उस बच्चे के मरने के बाद मोहल्ले के लोग उस महिला को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। शायद ये लोग पहले अगर ऐसा कुछ कर लेते तो ये नौबत ना आती। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।